आपका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी निर्वाचन आयोग की संरचना। अब बात करेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं। तो निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं। नंबर 1, संसद, राज्य विधानमंडल व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। यानी कि जो संसद है, राज्य विधानमंडल है और उपराष्ट्रपति हैं, इन सब के जो चुनाव हैं वो कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग करवाएगा। सेकंड है निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना। यानी कि किस दिन वोट होंगे, वो डेट और क्या क्या टाइम टेबल रहेगा, जो समय सारणी है वो सब निर्धारित कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करेगा? वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। मान्यता प्राप्त कैसे करते हैं? राजनीतिक जो दल होते हैं वो राष्ट्रीय दल होते हैं, राजकीय दल होते हैं और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी भी होती हैं। तो मान्यता उनको दी जाएगी कि आज से आप भी एक राजनीतिक दल है, तो उसका काम भी कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। जैसे कुछ लोगों ने मिलकर के समूह बनाया है ना, उनको क्या करना है? पार्टी बनाना है। ठीक है, अगर जैसे कुछ लोगों का ग्रुप है, उसकी टर्म्स कंडीशन है, तो उनको जो मान्यता प्राप्त होगी कि आज से आप एक राजनीतिक दल हैं, वो कौन देगा? निर्वाचन आयोग। फिर 4th पॉइंट है निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो टीवी की कार्यक्रम सूची निर्मित करना। यानी कि जब वोट्स होते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, जो उनकी अब वो क्या करते हैं, बोलते हैं हम भी प्रचार करेंगे, हम भी प्रचार करेंगे। तो इन सब का जो कंट्रोल है वो निर्वाचन आयोग के पास है कि वो कार्यक्रम निर्धारित करता है कि इतने बजे आपका, इतने बजे आपका। तो वो पूरा एक टाइम टेबल, एक कार्यक्रम की सूची निर्मित करता है कि रेडियो पे इतने बजे इनके लिए समय दिया जाता है, इस राजनीतिक दल को इतने बजे इनको समय दिया जाता है। तो रेडियो टीवी पे जो भी प्रचार के लिए कार्यक्रम की सूची को निर्मित कौन करता है? निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के आचार संहिता निर्मित करना। जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो वो क्या करता है, जितने भी उस समय पे राजनीतिक दल और जो उम्मीदवार होते हैं, उन सभी के लिए क्या करता है? आचार संहिता निर्मित करता है। क्या करता है? आचार संहिता निर्मित करता है। फिर इसमें 6th पॉइंट है संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देगा। निर्भरता मतलब क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन। जो संसद सदस्य जो है ना, संसद सदस्य, उनसे संबंधित अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन या चुनाव गलत तरीके से किया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा? इन सब की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। अगर वो कोई भी गलत काम कर रहे हैं, जैसे चुनाव के समय जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, है ना, उनको ओबे नहीं कर रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित जो भी मामले हैं, उन सब के संबंध में वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो हमने 6 पॉइंट्स क्या पढ़े? संसद राज्य विधानमंडल व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करेगा। नंबर 3, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करेगा। नंबर 4, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो टीवी की कार्यक्रम सूची को निर्मित करेगा। नंबर 5, निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करेगा। नंबर 6, संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देगा। निर्भरता, संसद सदस्यों की निर्भरता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन, यानी उनकी अयोग्यता भी बोल सकते हैं कि संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देगा। क्लियर है ये 6 पॉइंट्स? तो है ना, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए।
फिर 7वां पॉइंट है विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। हमने 6 पॉइंट में देखा था कि जो संसद सदस्य की निर्हरता, संसद सदस्य मतलब सांसद, एमएलए, उन सब से संबंधित जो भी डिस्क्वालिफिकेशन थी उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे रहे थे। लेकिन राज्य स्तर पर क्या होती है, विधानमंडल होती है और विधान परिषद भी होती है ना। तो विधानमंडल यानी कि जो एमएलए होते हैं उनके सदस्यों की जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी उससे संबंधित मामलों पर किसको परामर्श देगा, राज्य स्तर पर राज्यपाल को परामर्श देगा। तो यही कह रहा हमारा 7 पॉइंट कि विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरता या अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देगा। 8 पॉइंट है रैगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना। अगर ऐसा देखा गया कि कहीं पर इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे अचानक से लोगों से ज़बरदस्ती की जा रही है, रैगिंग की जा रही है, या मतदान केंद्र लूटा जा रहा है, हिंसा की जा रही है कि गोलियों के दम पर वोट दिलवाए जा रहे हैं, या नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो उनके आधार पर क्या होगा, फिर इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। जैसे 2019 में तमिलनाडु में हुआ था, है ना, वहाँ पे इन सब ऐसी हरकतें की गई थी, तो वहाँ पे मतदान क्या हो गया था या निर्वाचन क्या हो गया था, रद्द कर दिया गया था, फिर निर्वाचन नहीं किया जाएगा। 9वां पॉइंट है राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराएं या नहीं। इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति को ये सलाह देगा, कौन सलाह देगा, निर्वाचन आयोग, है ना, भारत निर्वाचन आयोग ये सलाह देगा कि जहाँ पर राष्ट्रपति शासन यानी कि केंद्र शासित जो होता है ना, कुछ राज्य होते हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते, वो कैसे होते हैं, केंद्र शासित होते हैं। वहाँ पे क्या नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं होते, वो केंद्र शासित होते हैं। तो ऐसे राज्य, है ना, कि राष्ट्रपति, तो जो चुनाव आयोग है वो राष्ट्रपति को सलाह देगा कि जहाँ पे राष्ट्रपति शासन वाले राज्य हैं वहाँ पे अब 1 साल जब ख़त्म होने वाला है तो वहाँ पे चुनाव करवाने हैं या नहीं। वो उसकी समीक्षा करेगा, जानकारी लेगा कि अगर लगता है इम्पोर्टेंट है तो चुनाव करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएगा। इन सब के लिए क्या करता है, वो सलाह देता है राष्ट्रपति को। तो 7 पॉइंट क्या था, विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। विधानमंडल यानी कि एमएलए वगैरह इसमें होता है ना, उनके सदस्यों की निर्हरता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देगा। रैगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना। अगर इस तरह के कृत्य पाए जाते हैं तो इलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा। 9वां पॉइंट, राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएं या नहीं। तो वो क्या करता है, परामर्श देगा कि भाई अब निर्वाचन आयोग है तो वो सलाह देगा, वहाँ पे पहले तो समीक्षा करेगा कि करवाना है या नहीं। अगर उसको लगता है तो वो सलाह देगा कि हाँ अब इलेक्शन करवा लेने चाहिए, निर्वाचन करवा लेने चाहिए, फिर राष्ट्रपति शासन हट जाएगा वहाँ से। अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स, है ना, जैसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था या पहली बार कब मनाया गया था, तो 2011 यानी 2011 में बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है कि 2021 की थीम क्या थी, तो 2021 की थीम थी सभी मतदाता बने सशक्त और जागरूक। 2021 की थीम थी सभी मतदाता बने सशक्त और जागरूक। 21वां संविधान संशोधन 1988 में क्या हुआ, उन मतदाता की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी गई। दूसरा फैक्ट ये हो गया।
तीसरा फैक्ट, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल हैं। तीसरा क्या पूछा है, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल हैं। तो बहुजन समाज पार्टी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, पांचवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, छठवां राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, सातवां तृणमूल पार्टी, आठवां नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये जितनी भी 8 दल हैं ये क्या हैं, राष्ट्रीय दल हैं। अब ये राष्ट्रीय पार्टी क्या होती हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी वो पार्टी होती है जिसमें 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में मान्यता प्राप्त है। उन्हें ये अधिकार है कि उन्हें ये अधिकार कौन देता है, भारत का चुनाव आयोग देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको ये अधिकार देता है कि वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाए, लेकिन उनकी मान्यता 4 राज्यों से अधिक होनी चाहिए। जो अलग अलग राज्य हैं उनके समय समय पर चुनाव परिणामों की समीक्षा करता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो जो ये मान्यता होती है ना, इसकी हेल्प से राजनीतिक दल की कुछ पहचानों पर अपनी स्थिति की अगली समीक्षा तक वो क्या करते हैं, एक विशिष्ट स्वामित्व का दावा कर सकते हैं। जैसे कि पार्टी चिन्ह हमें ये चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष बहुमत है तो उनका वो पार्टी चिन्ह उनके पास रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जैसे कोई राष्ट्रीय दल है तो उसकी शर्तें क्या हैं, तो उसकी कुछ शर्तें हैं कि राष्ट्रीय स्तर की मान्यता भारतीय चुनाव में, कि कोई पंजीकृत दल 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीट को हासिल कर ले, कि जितनी भी सीट है कम से कम उसके पास राज्य जो है लोकसभा की कुल 2% सीटें होनी चाहिए, है ना। समझ में आया कि कोई भी जैसे रजिस्टर्ड कोई भी पार्टी है तो वो 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा से कुल 2% सीटें हासिल करें। कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए, 6% वोट मिले उसको कम से कम, है ना, 4 अलग अलग स्टेट से, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें उसके पास होनी चाहिए। किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो, यानी कोई भी एक पार्टी है उसके पास कम से कम 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में क्या हो, उसे राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो। जैसे अभी पढ़ा था 1 2 3 4 8 आपके राजनीतिक दल हैं, तो 8 राजनीतिक दल में जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो इसके संस्थापक कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, फिर दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनके संस्थापक एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, सोनिया गांधी। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनके संस्थापक कौन है, शरद पवार या पीए संगमा, तारिक अनवर। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, शरद पवार, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनके संस्थापक कौन है, शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर, और इनके अध्यक्ष हैं शरद पवार। फिर बहुजन समाज पार्टी, इनके संस्थापक कौन है, काशीराम, और राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनकी जो संस्थापक है वो कौन है, मानवेंद्र नाथ राय, और इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डी राजा। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इनके संस्थापक हैं EMS नंबूद्रीपाद, ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत, और इनके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है सीताराम येचुरी। फिर सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इनके जो संस्थापक हैं वो ममता बनर्जी, और अध्यक्ष भी ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है जो। फिर नेशनल पीपल्स पार्टी है, उनके जो संस्थापक हैं वो हैं पीए संगमा, और उनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं कॉनराड संगमा। फिर इनके हेड ऑफिस वगैरह देख लेना एक बार, हो सकता है पूछें।
अब फोर्थ है ईवीएम। ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका फुल फॉर्म आ जाता है कई बार कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका फर्स्ट टाइम जो यूज़ है वो कब किया गया था? 1982 1982 में केरल में किया गया था, है ना। ईवीएम मशीन है, उसका यूज़ 1982 में किया गया था। कहाँ किया गया था? केरल में। तो पारूर विधानसभा में किया गया था। फिर 2004 में इस ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को 2004 में लोकसभा में इस्तेमाल किया गया था। और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, उसका उपयोग भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कहाँ? बेंगलोर में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में किया गया था। तो 1982 में केरल में, 2004 में लोकसभा में, और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है VVPAT, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। VVPAT का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसका जो यूज़ है 2013 में नोक्सेन में किया गया था, नागालैंड विधानसभा में। नोक्सेन कहाँ पर? नागालैंड की विधानसभा में 2013 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। फिर उसके बाद 2019 में लोकसभा में VVPAT का यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का इस्तेमाल किया गया था। और 2017 में गोवा के जितने भी चुनाव हुए थे, पूरे चुनावों में किसका 2017 में VVPAT मशीन का यूज़ किया गया था। फुली यूज इन गोवा। सो ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका फर्स्ट टाइम यूज़ 1982 में केरल में किया गया था, पारूर विधानसभा में। 2004 में इसमें लोकसभा में किया गया था। फिर थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद। VVPAT फुल फॉर्म क्या है उसका? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। 2013 में इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था नोक्सेन, नागालैंड विधानसभा में। सेकेंड 2019 में लोकसभा में यूज़ किया गया था इसका। और 2017 में फुली यूज्ड इन गोवा में पूर्ण रूप से इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ईवीएम और VVPAT भी पूछ लेते हैं कई बार कि फ़र्स्ट टाइम ईवीएम कहाँ यूज़ हुआ था या फर्स्ट टाइम VVPAT कहाँ यूज़ हुआ था। फिर केरल, तो याद रखना है 1982 केरल पारूर विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ हुआ था। और 2013 में नोक्सेन में नागालैंड विधानसभा में VVPAT का यूज़ हुआ था। 2004 में लोकसभा में ईवीएम का फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। और लोकसभा में फर्स्ट टाइम VVPAT का यूज़ 2019 यानी कि 2019 में हुआ था। तो ईवीएम 2004 और VVPAT 2019 लोकसभा में 2004 में ईवीएम में यूज़ हुआ था और 2019 में लोकसभा में VVPAT यूज़ हुआ था। ठीक है। फिर 2017 में गोवा में पूर्ण रूप से यूज़ हुआ था, पूरे इलेक्शन में इसका यूज़ किया गया था। 1982 ईवीएम, 1982 केरल, VVPAT फर्स्ट टाइम नागालैंड, VVPAT नागालैंड विधानसभा। ठीक है, इनको याद करना है तीनों पॉइंट। 1982 केरल ईवीएम मशीन जो है 1982 केरल में यूज़ की थी। फिर 2004 में लोकसभा में यूज़ की गई थी। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में यूज़ हुआ। फिर VVPAT वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका यूज़ फर्स्ट टाइम 2013 में नोक्सेन में नागालैंड विधानसभा में हुआ। फिर 2019 में लोकसभा में हुआ और 2017 में पूरे गोवा के चुनाव में इसका यूज़ हुआ। फिर 6 पॉइंट आता है आचार संहिता, है ना। आचार संहिता लागू क्यों की जाती है? निष्पक्ष चुनाव हेतु आपसी समन्वय से निर्मित नियम।
ये जो आचार संहिता है ना, इसमें को किसी उसमें नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको किसी संसद किसी संविधान में नहीं दिया गया। ये राजनीतिक दलों ने मिलकर बनाया है। क्या? इलेक्शन कमीशन आयोग। तो इलेक्शन कि एक आचार संहिता लगाई जाएगी ताकि कि फ्री वो फेयर चुनाव हो सके, फेयर इलेक्शन हो सके। फेयर इलेक्शन के लिए उन्होंने क्या म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से, आपसी सहमति से एक नियम बनाया है जिसको आचार संहिता बोलते हैं। और चुनाव की तारीख से समाप्ति तक, यानी चुनाव आयोग के वह निर्देश जो चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उम्मीदवार को मानने ही पड़ेंगे। तो ये चुनाव की तारीख से लेकर के चुनाव की समाप्ति तक, यानी रिजल्ट तक लागू रहेगा। फर्स्ट टाइम आचार संहिता कहाँ लागू हुई थी? तो केरल में लागू हुई थी फर्स्ट टाइम 1962 से लोकसभा हेतु, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट टाइम लागू कब हुई थी? 1962 में। फिर बेहतर क्रियान्वयन हेतु एक निर्वाचन आयोग की एक ऐप है जिसका नाम क्या है? सिविजिल ऐप, CVIGIL सिविजिल ऐप है। ये क्या है? आचार संहिता के बेहतर इसमें नियम वगैरह, क्रिया क्या कैसा होता है, इन सब के बारे में एक बेहतर और जागरूक करने के लिए जानकारी दी है। फिर 7th पॉइंट है अन्य कार्यक्रम। SVEEP स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ये क्या है? वोटर को जागरूक करने के लिए एक ऐप बनाई गई है, या एक ऐसा कार्यक्रम जिसके तहत वोटर को जागरूक किया जाता है कि आपको किस तरह से वोट देनी चाहिए, आपको कितना सोच समझ के किस तरह से गुप्त आपके मतदान को रखा जाएगा, इन सब की जानकारी, या वोट देने जाते हैं ना वोटर, उन सबको प्रॉपरली एजुकेट किया जाता है उस सिस्टम के बारे में कि आप किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वोटर को जागरूक किया जाता है, इसमें उसको समझाया जाता है, उसको एजुकेशन दी जाती है, उसको शिक्षित किया जाता है कि इस सिस्टम में आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे चुनाव देने में। एक पॉइंट छूट गया है कि जो जैसे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, है ना। हमने पढ़ा था जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो वर्तमान में सुशील चंद्रा 24वें नंबर पर है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? तो एक है राजीव कुमार और दूसरे अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे अभी बने हैं, तो एक है राजीव कुमार, दूसरे अनूप चंद्र पांडे, और सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। हमने पढ़ा था जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वही अध्यक्ष कहलाता है। आचार संहिता क्या होती है, ये डाउट हो सकता है। तो चुनाव की तारीख से ये लागू हो जाता है। इसका दायरा क्या होता है कि एक शांति बनाए रखे, है ना। इन सब का एक दायरा बना देता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, कैंडिडेट है या सपोर्टर है, वो सब इनका पालन करें। वायलेंस से बचाता है, या उनके खिलाफ है ना एक्शन भी ले लेता है, और FIR दर्ज हो जाती है तो जेल भी भेजते हैं, और इसकी कंप्लेन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में की जाती है। ठीक है। जब आचार संहिता लागू हो जाती है ना, तब CM, मुख्यमंत्री या मंत्री कोई भी घोषणा नहीं कर सकता, कोई भूमि पूजन नहीं कर सकता, कहीं पर भी ओपनिंग नहीं कर सकता, सरकारी खर्च पर कुछ भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, खर्चा निषेध हो जाता है। पार्टी विशेष को अगर लाभ हो ऐसे खर्चे से तो वो ऐसा खर्चा नहीं कर सकता। लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल होता है तो उसके लिए भी उसको पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी पड़ती है। रैली की इजाज़त भी लेनी पड़ती है पुलिस से, सिक्योरिटी पर्पज़ से। धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, उम्मीदवार को लालच नहीं दे सकते, जैसे कि शराब, पैसे, इन सब का।
सरकारी गाड़ी, बंगला, विमान इन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते चुनाव प्रचार के लिए। उम्मीदवार राजनीतिक दल का चिन्ह पोलिंग बूथ होता है उसके आसपास नहीं दिखा सकते। तो ये सब क्या होता है, ये सब आचार संहिता। तो ये 7 पॉइंट्स के जो ये फैक्ट्स हैं और निर्वाचन आयोग के कार्य। तो यहाँ पर पूरा जो भारत निर्वाचन आयोग है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सब समझ आया होगा।